वेरी हैप्पी इवनिंग बच्चों। तो हम लोग शुरू करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया को, ठीक है। और मैं इसको ना पूरी की पूरी स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को, ठीक है ना। तो समझो ऐसे कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, लोरी सुना रहा हूँ, और सोते वक्त इसको देख सकते हो, ठीक है, और याद हो जाएगा। आई थिंक ये बेस्ट भी रहेगा क्योंकि आपके पास ऐसे कंटेंट बहुत सारे हैं। तो टाइम नहीं ज़्यादा लेंगे आपका, सीधे आते हैं पॉइंट्स पे, ठीक है। तो समझना मेरी बात को कि क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे समझो कि एक बार की बात है ना, एक बार की बात है, एक इंडिया नामक देश है और देयर इज़ अ कंट्री, उसका नाम इंडिया है। और इस पे रूल करते हैं कौन से ब्रिटेन वाले, और कहाँ से आते हैं वो आते हैं यूरोप से, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं ना। और फिर ना एक बार वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, जिसमें पूरे देश ऐसे ऐसे करके फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 1 में आप देखोगे ना कि जो आपका ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, आपने पढ़ा नहीं, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, वही वाला। जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वो भारत पे रूल कर रहा है। और भारत के लोगों ने बहुत ही परेशान कर रखा है। भारत के लोग मतलब परेशान हो चुके हैं भाई 150 सालों से कि भैया निकलो ना देश से, ये मेरा देश है, छोड़ो। बट ऐसा वो करते नहीं, वो छोड़ के नहीं जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में ना बच्चों कुछ ऐसा होता है, देखना। वॉर का मतलब क्या होता है, जब भी वॉर होगा ना तो लॉस ही होने वाला है। जैसे आप दो दोस्त हो और आप दोनों ने अगर मान लो फाइट कर लिया तो भाई दोनों का लॉस होगा। वो आपका सर फोड़ देगा, वो आप उसका फोड़ दोगे, तो लॉस दोनों का है, वो चाहे जैसे भी हो। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है ना बच्चे, तो ब्रिटेन को बहुत लॉस होता है उसमें, ठीक है ना। इकोनॉमिक लॉस है, पॉलिटिकल लॉस है, और सेम चीज़ भारत में भी होता है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का ही तो रूल है ना भारत में, यानी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो खुद की कंट्री को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो भाई जब वो खुद की कंट्री को संभाल नहीं पा रहे हैं तो हमारे कंट्री को कैसे संभालेंगे। तो उनके सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से क्या हो गया, इकोनॉमिक लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है। और जब बच्चों फाइनेंशियल लॉस होगा तो याद करो, जब पैसे नहीं होंगे किसी भी कंट्री के पास तो किसी भी, ये पेन का ही दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। ये कॉपी जो है मेरे पास प्लेन सी, इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। बोलो, दाम बढ़ जाएगा ना भाई, दाम बढ़ गया यानी इन्फ्लेशन आ गया, तो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। जब खरीद नहीं पा रहे हैं तो क्या होगा, फिर हंगर बढ़ेगा, भूखमरी आएगी, लोगों का डेथ होगा। बात समझ आ रहा है ना। तो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इकोनॉमिक लॉस हो गया, तो भारत की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि भारत में जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें भी मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। भारत में जो सोशल ऑर्डर है वो भी चेंज हो रहे हैं, वहां भी मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, आपके सोसाइटी में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका देखोगे कि यही टाइम है जब क्रॉप भी फेलियर होगा, डिजीज आएगा, आपका इन्फ्लुएंजा आएगा, स्पेनिश फ्लू आएगा, बहुत सारे लोगों का डेथ भी होगा। तो एक साथ करके ना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भारत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो भाई प्रॉब्लम का हमको सोल्यूशन भी चाहिए, और वो सॉल्यूशन कैसे आएगा, ये आपकी सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ऐसे याद रखना बच्चे, नेशनलिज्म इन इंडिया में कि 1914 वर्ल्ड वॉर 1 की जो कहानी यहाँ से आपकी शुरू होती है। फिर अब इस नेशनलिज्म इन इंडिया की जो हीरो हैं वो कौन है, बापू, महात्मा गांधी जी, ठीक है ना। तो अभी देखो, महात्मा गांधी जी का जो बर्थ है ना वो 1869 के आसपास होता है। और बापू की जब शादी होती तो बापू निकल लेते हैं कहाँ, साउथ अफ्रीका। यार बापू ना उसमें ना देखो ऐसे जो आप देखते हो ना फोटो में वैसे बापू नहीं थे पहले भाई, सूट बूट प्रॉपर मस्त, ये क्या दिखता था वो बंदा पहले। तो बापू यंग थे, गए साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे आपने कहानी पढ़ी होगी, ट्रेन में मतलब बैठे हुए थे, तो ट्रेन से उठा करके फेंक दिया उनको। तो बापू को ऐसा लग गया दिल पे ऐसे ऐसे कि यार ये गलत है भाई, क्या चल रहा है, मैंने भी मतलब पैसा पे किया है तो तू मुझे बैठने क्यों नहीं दिया। और आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड, वहाँ पे प्रॉब्लम था ना, मतलब ब्लैक वर्सेस वाइट, और आपका ब्राउन वर्सेस वाइट, यानी हम लोग ब्राउन वाले और आपके हल्के से ब्लैक वाले भी, मतलब आप तो बोल सकते हो। तो बापू ने ना वहाँ साउथ अफ्रीका में, जो आप बुक में पढ़ते हो ना सत्याग्रह, उसको यूज कर चुके हैं। कहाँ, साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह को। तो बापू के पास ना एक्सपीरियंस है कि हमको सत्याग्रह को कैसे यूज करना है। इतनी बातें क्लियर हुई। तो लगभग बापू की उस समय जो भारत में आते हैं 1915 में, तो बापू की जो एज रहती है बच्चों, वो लगभग 45 ईयर्स के आसपास के रहते हैं, ठीक है। तो बापू को लगता है यार कि यार अब इंडिया में हम जाते हैं वापस, मतलब भारत जाते हैं, एंड देयर इज अ नेशनलिज्म फीलिंग, ठीक है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग आ रही है बापू के अंदर। और बापू अपने बच्चों के साथ कहाँ आ जाएंगे, भारत, ऐसे यूरोप से प्लेन पकड़ेंगे और इंडिया में लैंड कर जाएंगे, भारत आ गए। तो यानी बापू 1915 में भारत आ गए, इतनी बातें याद कर लो। यानी 1914 वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम, हमने ये जान लिया कि वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, ये हमने जान लिया। फिर 1915 गांधी जी कहाँ आ गए हैं, इंडिया, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो जो बापू की जो लगभग जो फर्स्ट मीटिंग है ना बच्चों, वो होती है गोपाल कृष्ण गोखले से। क्या आदमी थे भाई गोखले जी। तो बापू ना, जो गांधी जी है ना बापू अपने, तो बापू इज अ गुड लिसनर, आपने पढ़ा होगा आईटी वाले में ना, है ना, गुड लिसनर, कम्युनिकेशन स्किल्स वाले में। तो बापू सुनते अच्छा है, बापू को आता सब है, लेकिन बापू सुनने वाला पर्सन है भाई, सुनेगा मैं, तू बोल मैं सीखेगा, ऐसा वाला। तो बापू सुनते हैं, वो बोलते हैं ना गोपाल कृष्ण गोखले की, देख बापू, देख गांधी, तू है तो मस्त आदमी,
तेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तू एक काम कर ना, तू इंडिया में फॉर 1 ईयर कुछ मत कर, केवल लोगों को पहचानने की कोशिश कर कि लोग कैसे हैं। और बापू ने यही किया, बापू ने 1 साल केवल लोगों को देखा कि क्या चल रहा है, कौन कैसा है मार्केट में, ठीक है। सो बापू ने 1 साल देखा तो 1916 का टाइम आ गया। और बच्चों 1916 का ही टाइम है कि चंपारण में ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। याद है ना, बिहार इक्का का हलवा, बिहार चंपारण। तो बिहार में ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्योंकि ना जो ब्रिटिशर्स हैं ना बच्चे, जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करते हैं, वो चंपारण के लोगों से बोल रखे हैं कि भैया देखो, तुमने इंडिगो की खेती करनी है, नील की खेती करनी है। और इंडिगो यूज होता है बच्चों आपके मतलब कलर बनाने में, ब्लू कलर। तो वहाँ डीप में नहीं जाएंगे, मतलब कैसे बनता है, क्यों बनता है। तो वो ना जो ब्रिटिशर्स वो भारत से अपने कंट्री में लेके जाते थे, ठीक है। तो वो जबरदस्ती का क्या था, मतलब आपके फोर्सफुली ये बोलते थे चंपारण के लोगों से कि आपने अपने जो भी खेत है, आपका लैंड है, उसके 15% पार्ट पे, यानी 15% पार्ट पे आपने क्या करना है, इंडिगो की खेती करनी है। चलो ठीक है भाई, मैं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तू 15% बोलता ना भाई, तू रूल कर रहा है तो मैं तेरी बात मानता। तू बोलता कि जो मैंने अपना इंडिगो उगाया ना, तो उसका पैसा भी कम देता, मैं कुछ नहीं बोलता, चल ठीक है, मैं पैसा भी कम लेगा, मैं करता। मेरे पास 85% है ना ज़मीन, ऐसे समझो। जैसे मान लो मेरे पास 1 बीघे की ज़मीन है, ठीक है, 1 बीघा ज़मीन है। और आपने ये बोल दिया कि 1 बीघे के 85% पे तुमको जो क्रॉप उगाना है वो उगाओ, लेकिन 15% यानी जो 15% का जो क्रॉप है उस पे केवल और केवल इंडिगो उगाना है। लोग तैयार हैं भाई कि वी आर रेडी टू प्रोड्यूस 15% पार्ट पे। बट प्रॉब्लम ये है ना बच्चा कि वो इंडिगो जो है, वो जो 15% है ना, वो 85% लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो सॉयल के आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में, याद है ना, सॉयल की जो फर्टिलिटी है वो खराब होती जा रही है। तो लोग नाराज हैं। तो राजकुमार शुक्ल हैं, अभी हीरो कौन है, महात्मा गांधी। तो राजकुमार शुक्ल समझ लो कि एक्टिंग सॉरी सपोर्टिंग एक्टर है। वो आते हैं राजकुमार शुक्ल 1916 में गांधी जी से मिलते हैं, बोलते हैं बापू बापू प्लीज देख ले यार, लुक इनटू दिस मैटर, ये चंपारण के लोग ना रो रहे हैं भाई, देख फार्मर्स रो रहे हैं, पीजेंट्स परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है बापू। बापू ने बोला ठीक है, मैं 1917 में चंपारण आएगा। सो बापू 1917 में कहाँ पहुंच जाएंगे, चंपारण। और चंपारण जो है बच्चों इंडिया में बापू जी का पहला सत्याग्रह है, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, अच्छे से बताएंगे। तो चंपारण में बापू जी गए और वहां पे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और सक्सेसफुल हो गए। बस आपने इतना जानना है क्लास 10th के लेवल पे। तो चंपारण याद रहेगा, 1917 बिहार में, एंड द वाइटल रोल प्लेड बाय द आवर बिलीव्ड महात्मा गांधी जी, द फादर ऑफ नेशन। इतनी बातें याद हुई बच्चा, बहुत बढ़िया। 1917, ठीक है। फिर हम आते हैं बच्चे 1918। 1918 में आप देखोगे कि एक खेड़ा है और एक अहमदाबाद है। बापू ने सोचो कि पहले ही मैच में 100 मार दिया, तो बापू का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना भाई, ऊपर है, ऊपर टॉप पे जा रहा है। तो बापू अहमदाबाद और खेड़ा, तो पहले कौन आता है बच्चों, खेड़ा। पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद, ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और खेड़ा और अहमदाबाद के बीच का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 40 किलोमीटर। सो बापू पैरेलली दोनों पे कंट्रोल जमाए हुए हैं। ऐसे समझो कि आप घोसी से हो ना, तो घोसी से आप यूं बोल लो कि लगभग आजमगढ़ का जो डिस्टेंस है उतनी लगभग दूरी है, ठीक है। तो बापू दोनों को मतलब मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना, अब बापू मान लो पहुंचते हैं खेड़ा, तो पहले हम खेड़ा की बात कर लेते हैं। तो 1918 में खेड़ा है बच्चों, खेड़ा कहाँ पे, गुजरात में। अब वहाँ पे ना जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्रॉमिस किए रहते हैं, ये बोलते हैं कि देख तू पीजेंट्स है, तू फार्मर्स है ना, खेड़ा के लोग, तू एक काम करना, तू जो भी लैंड प्रोड्यूस करेगा तू करेगा, उस पर तू हमको टैक्स देगा, रिवेन्यू देगा। लोगों ने कहा ठीक है, मतलब हम लोग करेंगे, वी विल डू इट, नो प्रॉब्लम। और ब्रिटिशर्स ने ये प्रॉमिस भी कर रखा था कि अगर इन केस कोई क्रॉप फेलियर हो गया, कोई मतलब फैमिन आ गया, कोई प्रॉब्लम्स आ गया, तो तू ना, मतलब हम लोग यानी जो ब्रिटिशर्स हैं, हम लोग तेरे से टैक्स नहीं लेंगे, मतलब कोई रिवेन्यू तेरे से नहीं मांगेंगे। लोगों ने कहा ठीक है। सो 1918 में यह हुआ कि क्रॉप फेल्ड हो गया। क्रॉप फेल का मतलब ऐसे समझो कि 1 बीघे की मेरी जमीन है और 1 बीघे पे लगभग मान लो कि मैं 800 केजी अनाज मतलब ग्रो कर रहा हूँ। तो उसमें से जो आप टैक्स मांग रहे हो 200-300 केजी मैंने दे दिया, कुछ सेव कर लिया, कुछ बेच दिया। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, लोग तैयार थे। पर जब क्रॉप फेल्ड हो गया ना बच्चों, जो 800 केजी जो आपका ग्रेन्स क्या होता था, ग्रो होता था, वो भाई 300-400 पे हो गया। अब तुम 300-400 में से 300 तुम अगर ले लोगे क्या टैक्स में, रिवेन्यू मतलब मांग लोगे हमसे, तो हम कहाँ जाएगा भाई, मेरा पेट कहाँ जाएगा, मेरा बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा। तो लोग गांधी जी के पास फिर पहुंचते हैं कि भाई गांधी है, कुछ तो है इसके अंदर, क्योंकि अफ्रीका का बंदा है, साउथ अफ्रीका से आया हुआ है और चंपारण में सक्सेसफुल हो चुके हैं वो, ठीक है ना। तो गांधी जी गए खेड़ा और वहां पे करते हैं एजुटेशन, और क्या होता है बच्चों, सक्सेसफुल, और वहां की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब लोग हम लोग आते हैं बच्चों अहमदाबाद वाले पे, और अहमदाबाद वाले को बोला जाता है बच्चों फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ महात्मा गांधी जी। तो चंपारण क्या है, सत्याग्रह है, बहुत बढ़िया। खेड़ा क्या है, सत्याग्रह है, और अहमदाबाद वाला भी क्या है, गांधी जी का सत्याग्रह ही है। अहमदाबाद की कहानी कुछ यूं है। अहमदाबाद में ना बच्चों आप जैसा जानते हो, चूंकि आपके बुक से ना इंडस्ट्रियल वाला जो पार्ट है, इंडस्ट्री वाला वो रिमूव कर दिया गया है, जो हिस्ट्री में था, जो कि छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ऐसे जानते थे कि गुजरात
में फैक्ट्रियाँ बहुत हैं। तो गुजरात में जो अहमदाबाद है वहाँ पे ना बहुत सारी मिल्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना बच्चे कि उस समय ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए रहते हैं भारत में, ठीक है। 1918 के टाइम में मतलब प्लेग है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, फिर आपका स्पेनिश फ्लू भी आता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बोल रखे थे ना वहाँ की जो ओनर है अहमदाबाद वाले कि हम लोग जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स उनके सैलरी में 70% मतलब बढ़ा देंगे, हाइक कर देंगे। यानी अगर जो वर्कर 100 रुपए की अर्निंग कर रहा है, 100 को हम लोग 170 कर देंगे। लोगों ने कहा ठीक है, यानी प्लेग बोनस में मतलब हमको मतलब मिलेगा, ठीक है। तो और जैसे ही चीज़ें मतलब ठीक ठाक होती है ना, तो वर्कर्स अपना डिमांड करने लगते हैं कि भैया भैया याद है प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस, तुमने बोला था ना कि 70% हाइक करोगे सैलरी में, प्लीज डू इट। तो ओनर बोलते हैं ना मिल ओनर, नहीं 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 ऐसा सोचा था क्या, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। चल ठीक है 20% करता, 20%, यानी तू अगर 100 अर्न करता तो हम तेरे को अब 120 देता। लोगों ने कहा नहीं 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 20 नहीं लेगा मैं, तू 70 नहीं दे रहा ना, तू 50 हमको दे दे, हमारे सैलरी में 50% हाइक कर दे, यानी जो 100 का था ना वो 150 कर दे, प्लीज कर देना। ओनर्स ने बोला नहीं करता, नहीं करता। अब जो वर्कर्स है ना वो परेशान है कि भाई नहीं बढ़ा रहा सैलरी, क्या करें हम लोग। तो लोग ना अनसुईया बेन के पास पहुंचते हैं। अनसुईया बेन जो है ना वो सोशल एक्टिविस्ट है और वन ऑफ द मिल ओनर की बहन भी है, सिस्टर भी है, ठीक है। और जो तो ये लोग किसके पास पहुंचे, अनसुईया बेन के पास। कौन, वर्कर्स। और वर्कर्स ने मैम से बोला कि मैम प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, हमारा जो कंडीशन है ना बहुत ही खराब होता जा रहा है मैडम। अब ये बताओ मैडम, जो पार्ले 5 का मिलता था वो 10 का मिलता है और सैलरी कम ही है, मैम कैसे खरीदेगा। मैम इकोनॉमी देखो ना मैम, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैम ने कहा ठीक है धीरे से गांधी से बात करते हैं। तो मैम कहाँ पहुंच गई, गांधी जी के पास। और गांधी जी को सारे प्रॉब्लम्स बता देंगे, देखो भाई गांधी जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। और गांधी जी के एक दोस्त हैं, ठीक है, वो उसी मतलब वन ऑफ द मिल ओनर है। तो गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं वर्कर्स के पास, ठीक है। और वही गांधी जी का क्या है बच्चों, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक है। अच्छा क्यों, सोचो ना क्यों हंगर स्ट्राइक रहा होगा पहला। खेड़ा में कौन था, फार्मर्स, पीजेंट्स, तो पैसे कम है तो भूखे नहीं रह सकते ना, हंगर स्ट्राइक नहीं करेंगे। चंपारण में भी वही कंडीशन है, बट अहमदाबाद में दोस्त ही अपना मिल ओनर है, रिच पीपल है वहाँ पे, तो हंगर स्ट्राइक मरने तो नहीं देगा। यानी मेरे बापू ने ताना काया, हाँ काया, ठीक है ना। तो बापू वहाँ पहुँच गए, पहला हंगर स्ट्राइक करते हैं और बोलते हैं वर्कर्स से और किससे, ओनर से, न तेरा मेरा, यानी न 50 न 20, 50 + 20 डिवाइड बाई 2, सिंपल मैथमेटिक्स, एवरेज निकाल लो, 35% हाइक कर दो। वर्कर से बोले अब ये डिमांड रखो, तुम अपनी सैलरी में 35% हाइक की डिमांड रखो, यानी जो 100 रुपए है ना उसको 135 की डिमांड रख लो। वर्कर्स ने डिमांड रखा और मिल ओनर्स ने उस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, मैं फिर से इसको रिवाइज करा दे रहा हूं और ऐसे कर करके बच्चों कहानी के रूप में मैं ट्राई करूंगा कि एग्जाम के पहले, देखो मेरे पास ये टाइम थोड़ा लिमिटेड ही है, ठीक है, बट मैं ट्राई करूंगा कि बोर्ड एग्जाम के पहले हिस्ट्री पूरी कहानी की तरह फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर याद आपको मतलब याद हो जाए, ठीक है, कहानी के तरीके से, ठीक है। चलो तो हमने क्या क्या सीख लिया, 1914 वर्ल्ड वॉर 1, भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स। 1915 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। 1916 राजकुमार शुक्ल चंपारण में प्रॉब्लम, गांधी जी से मिलते हैं। 1917 गांधी जी कहां पहुंचते हैं, चंपारण, वहां के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर 1918 खेड़ा और 1918 लास्ट में कौन सा है, अहमदाबाद। तो याद कर लेना, चंपारण सी, चंपारण, खेड़ा के, फिर ए, सी के ए, ये पूछ सकता है एग्जाम में। और लास्ट बता दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह इक्वल टू सत्य प्लस आग्रह, यानी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रुथ प्लस नॉन वायलेंस। यानी गांधी जी ये मानते थे ना कि हमें हमेशा ट्रुथ के बेस पे रहना है और नॉन वायलेंस नहीं करना है। अपनी जो भी डिमांड होगी ऐसे करके मांगना है, ठीक है ना, वायलेंस नहीं करना है, प्यार से मांगना है। यानी गांधी जी ये मानते थे कि प्यार से समझा लो, उसको बताओ कि आप गलत कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे गांधी जी बोलते थे कि अंग्रेजों से ऐसे बोलो, उनको याद दिलाओ कि आप हमारे कंट्री में आए हो और आप गलत तरीके से रूल कर रहे हो, ये आपकी कंट्री नहीं है, प्लीज इस कंट्री को आप छोड़ करके चले जाओ, यानी प्यार से, ठीक है ना। और हमेशा साफ सत्य बोलते रहो, चाहे आपकी जान चली जाए। वो याद है ना, वो एक थप्पड़ के बाद दूसरा गाल वाला, फिर मुन्ना भाई वाला आपका सर्किट, कि बापू ने 2 के बाद नहीं पता क्या बोला, ठीक है ना। तो सत्याग्रह इक्वल टू ट्रूथ प्लस नॉन वायलेंस। थैंक यू।